September 24 RTP remaining questions जो भी बाकी है अभी कंप्लीट करेंगे. See first I am doing in today's session single entry. सिंगल एंट्री का रिकैप बहुत सिंपल है. सिंगल एंट्री में ओपनिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट और एंट्रीज का डबल इफेक्ट. और एंट्रीज वही रेगुलर एंट्रीज है. ओपनिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस. क्लोजिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट है क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट. और एंट्रीज को पोस्ट करते जाना है. 7 वर्किंग नोट्स, ट्रेडिंग P&L, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. Which are your 7 working notes? Opening balance sheet, total debtors, total creditors, bill receivable, bills payable, cash bank, fixed assets. और इसमें क्लोजिंग भी क्या ढूंढना है? ओपनिंग बैलेंस शीट में तो मोस्टली कैपिटल ही आता है. बाकी डेटर्स में हम लोग क्लोज करते समय 4 आइटम ढूंढते हैं: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन. क्रेडिटर्स में 4 आइटम ढूंढते हैं: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज एंड पेमेंट. बिल रिसीवेबल के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्रॉन एंड ऑनर्ड. क्या बोला मैंने? ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्रॉन एंड. बिल्स पेबल के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग, इशूड एंड ऑनर्ड. बिल्स पेबल इशू होता है ना. ओपनिंग, क्लोजिंग, इशूड एंड ऑनर्ड. और कैश बैंक अकाउंट में मल्टीपल बैलेंसिंग हो सकता है. और फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो क्रेडिट साइड में मोस्टली डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग आता है, और डेबिट में डिफरेंस आएगा तो कैश बैंक ही होता है, दैट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. और फिक्स्ड एसेट्स में अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो इट इज अंडरस्टूड डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज. सो ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन मिल जाता है. और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना तो वो बिफोर डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बाद वो चेंज हो जाएगा. सो इतने रिकैप में सिंगल एंट्री वापस से किया जा सकता है. लुक एट द प्रॉब्लम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ September RTP. अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. Shivam Enterprises maintain their books of accounts under single entry system and the balance sheet on 31st March is given below. मैंने लास्ट सेशन में बोला था कुछ सिंगल एंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अगर वो प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व किया तो ये बहुत सिंपल है उसके सामने. मैंने कुछ अपने क्लास टेक्स्ट बुक के सर्टन क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू टू सॉल्व. नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ है तो अपने को तो एक इफेक्ट तो है ही इधर, खाली सेकेंड इफेक्ट देना है. फर्नीचर एंड फिक्चर्स, stock, debtors, prepaid insurance, cash bank, capital, creditors, outstanding expenses. I have not seen anywhere in opening balances bill receivable and bills payable. तो मेरे लिए अभी तक तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी है तो वो भी नहीं बनाना है, बिल रिसीवेबल पेबल नहीं है तो वो भी नहीं बनाना है. तो 3 आइटम तो निकल गए. अब मेरे पास 4 ही बच गए. क्या क्या बच गया? डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, कैश बैंक. ये 4 बचा हुआ है. तो डेटर्स, क्रेडिटर्स तो बनाएंगे, कैश बैंक भी बनाएंगे ही हम लोग. और फिक्स्ड एसेट्स आगे रीड करके देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं है तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश बैंक. इवन तो कैश बैंक इज गिवन बट स्टिल यू विल प्रिपेयर अगेन. कैश इन एंड ओपनिंग बैलेंस, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, ड्रॉइंग्स एंड कैश इन हैंड, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस. फिर एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. यू नो वेरी वेल डिस्काउंट अलाउड इज डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. एंड रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, दैट इज क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ये 2 एंट्री पास हो जाएगी. एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1st August फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी. 1st August को पे किया है तो अगस्त से लेके उसका एंडिंग कभी हो जाएगा? 1 साल का. अगस्त से अगस्त होएगा, एक दिन पहले होएगा. तेरे रेलवे का पास बनाता नहीं होगा तो मालूम नहीं है कौन से डेट को खत्म होता है. क्या बोल रहे हो? एक दिन पहले कौन सा दिन होता है अगस्त के पहले? 31st जुलाई. समझा क्या नहीं? सो 31st जुलाई विल बी द एंडिंग. तो ये साल अगर हम लोग ने अगस्त में पे किया, अपना ईयर एंडिंग क्या दिया हुआ है? 31st मार्च दिया हुआ है ना. तो अगस्त से काउंट कर लेते हैं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. कितना हो गया? 8 मंथ्स. 8 मंथ्स तो अपना, और उसके आगे 4 महीना प्रीपेड. 4 महीना क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. ये 4 महीने का प्रीपेमेंट. लेकिन तुम देखोगे तो कहीं पे भी पेमेंट्स में ना अपने को इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया हुआ है. इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया, लेकिन ये क्या नाम दिया हुआ है? सन्ड्री एक्सपेंस. तो जो भी एक्सपेंसेस का प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सब इसी में एडजस्ट होगा. सब इसी में. मेरे पास एक्सपेंस के नाम पे एक ही अकाउंट है और कोई अकाउंट ही नहीं है.
हाँ, फिर उसके बाद आगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स वेर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक मिनट, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर फिक्चर्स हैं, ये कैश बैंक अकाउंट में रिसीट्स या पेमेंट्स दोनों में से कोई भी साइड में फर्नीचर फिक्चर्स है क्या, तो ओपनिंग बैलेंस शीट वाले को खाली डेप्रिशिएट ही करना है ना, तो अकाउंट नहीं बनाते, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के तरह, लेस और पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट। सो हम लोग अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो अभी अपने चार में से अभी एक तीन ही बच गया ना, डेटर, क्रेडिटर्स, कैश बैंक एंड ट्रेडिंग पीएनएल। तो कैश बैंक दिया तो भी बनाने का, बेटर प्रिपेयर है, नहीं तो देखो डबल इफेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। सो कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग और फिर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। फिर आगे क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, स्टॉक, डेटर्स, आउटस्टैंडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, दैट्स इट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना, चलो शुरू करेंगे। विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 है। Total debtors account six lines. Total debtors account 6 lines. Total creditors account 6 lines. Eight lines cash bank account. कैश बैंक अकाउंट 8 लाइन्स। बैलेंस पेज खाली रखना, अगले पेज पे चले जाओ। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading profit and loss account for the year ended 31st March 24. Ten lines for trading portion. Ten lines for P&L portion.
10 lines trading portion, 10 lines P&L portion. एंड बैलेंस पेज बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लेंगे. बैलेंस शीट इज ऑन 31st March 24. मेरे संडे के जो लेक्चर्स होंगे ना, मैं थियरी लेक्चर्स लेने वाला हूँ. जो तुम्हारे थियरी आते हैं ना, थियरीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एवरी संडेज नाउ लेक्चर्स विल बी ऑन थियरीज. वो 20 मार्क्स जो स्कोर करने से तुम 90 प्लस जाओगे, 95 जाओगे. वी विल कवर दोस. AS 29 का थियरी है. एक मैंने डिस्क्लोजर का थियरी कंप्लीट कर दिया. कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस है, कैपिटल रेवेन्यू है. कैपिटल रेवेन्यू तो शायद तुमको तुम्हारे बीकॉम में भी होगा. लायबिलिटीज, एसेट्स, और ये सब भी हम लोग एडवांस में लिख के रखते हैं. बाय सेल्स, कैश क्रेडिट टोटल, बाय सेल्स कैश क्रेडिट टोटल माइनस रिटर्न्स. This side to opening stock, ओपनिंग स्टॉक टू परचेजर्स. सही तेरे को जाने का तो घर पे जाता है. थोड़ा ऐसे थोड़ा ट्रीटमेंट ले ले. ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा, रिकॉर्डिंग देख ले. हाँ, बट मेडिसिन ले कंटिन्यूस. कैश क्रेडिट, गर्म पानी पीते रहो. कैश क्रेडिट टोटल माइनस रिटर्न्स. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, by gross profit brought down, and by closing stock. By closing stock. Okay, चलो वी कैन स्टार्ट राइटिंग. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख के रख दो खाली फर्स्ट लाइन पे. पोस्टिंग करना चालू करेंगे. पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट्स. ओपनिंग क्लोजिंग का डबल इफेक्ट देने का है मेरे को. ओपनिंग का एक इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया ही है. दूसरा इफेक्ट हम लोग दे देते हैं. कैपिटल अकाउंट यहां से ले जाओ, कहां पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट 6,75,000. $6,75,000. Creditors 7,57,500. Creditors. हाँ, क्रेडिटर्स लिखोगे 7,57,500.
757,500। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरे पास तो एक ही अकाउंट है जिसमें मेरे को सब कुछ एडजस्ट करने का है। देखो ना, मेरे पास और कोई अकाउंट ही नहीं, एक्सपेंसेस के नाम पे एक ही है। सो गो टू पीएनएल। पीएनएल में लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट अभी नहीं लिखना है, अभी इसके नीचे खाली प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ये सब लिखना है। बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते क्या माइनस करते? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। टेल मी द अमाउंट। कितना अमाउंट अपन ने था? 6,000 67,500 ब्रैकेट में लिख दो। और इसमें कुछ भी पहले से एडवांस में मत लिखना, जो आएगा लिख देंगे। और कोई एक्सपेंसेस ही नहीं है, इसके अलावा खाली एक डेप्रिसिएशन है और हमने कोई एक्सपेंडिचर देखा ही नहीं है। चलो फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ। राइट हियर फर्नीचर एंड फिक्चर्स। $1,50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है। इनर कॉलम में लिख दो। हाँ, ये स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ, इसको बना लोगे ओपनिंग स्टॉक 9,15,000। और फिर उसके बाद आ गया डेटर्स 3,12,000। गो टू डेटर्स अकाउंट, राइट ओपनिंग बैलेंस। $3,12,000 बाय बैलेंस सीडी भी लिख के रख दो। एंड हियर ऑल्सो टू बैलेंस सीडी। All these things better write in advance. फिर उसके बाद में आ गया डेटर्स के बाद में क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अरे ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस अपन ने अगले साल के लिए दिया था ना, पिछले साल में। करंट ईयर में तो माइनस करते हैं, तो अभी ऐड कर देंगे ओपनिंग। ओपनिंग प्रीपेड इंश्योरेंस, योर अमाउंट इज 3,000। And cash bank, opening cash bank 1,20,000. Go to cash bank account and write there. ये लो ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग ने सब सेकेंड इफेक्ट दे दिया। एक इफेक्ट तो ओपनिंग बैलेंस शीट में था ही, सेकेंड इफेक्ट दे दिया हम लोग ने। अब अपने पास कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस भी है, देख लो। ये एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 4 में है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31 मार्च। स्टॉक जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में 9,75,000। क्लोजिंग स्टॉक, एक इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट 3,43,000 का डेटर्स। एंड उसके बाद में क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के लिए लिख दो कि प्लस कितना अमाउंट? 55,200। हो गया। फिर उसके बाद सबका सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। एक इफेक्ट दिया है ना, क्लोजिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। गिव द सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट में। स्टॉक डेटर्स और कैपिटल अकाउंट के नीचे लीव 3 लाइन्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,75,000, 3,43,000
और एक्सपेंसेस है 55,200। हो गया लिख के। ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड एट कितना परसेंट? 10% ऑन टोटल सेल्स। कभी भी ऐसा परसेंटेज देते हैं ना तो याद रखना एक से ज़्यादा मिसिंग फिगर है। तुम्हारे पास कैश बैंक के नीचे स्पेस है, वहां पे लिख दो। टू फाइंड मिसिंग फिगर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और अपने वर्किंग में हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक जब तक सारे टॉपिक्स एक साथ नहीं करोगे ना तो तुमको आएगा ही नहीं। तुम एक टॉपिक करते रहोगे, एक एक टॉपिक करोगे ना तो तुमको ग्रिप ही नहीं आने वाला है। बस अभी सिलेबस हो गया, अब सारे टॉपिक्स एक साथ करने के ट्राई करने का, और वो पॉसिबल आरटीपी एमटीपी ये सब से ही पॉसिबल होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड plus gross profit and you get sales. अपने को ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। लेकिन ऑन व्हाट? ऑन सेल्स दिया तो 100 किसको लेंगे? सेल्स 100, ये 10, ये हो गया 90, दिस इज 90। डन। चलो अभी एडजस्टमेंट नंबर मेरा 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 के बाद में मैं एक एडजस्टमेंट 1 कर देता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 बराबर ना। फिर हम लोग कैश बैंक पोस्टिंग करने को जाएंगे। आफ्टर दैट विल डू द पोस्टिंग ऑफ कैश बैंक। ये सेम एनपीओ जैसा हो गया। एनपीओ में भी हम मालूम है रिसीट्स पेमेंट्स लास्ट में ही करते थे, पहले सारे एडजस्टमेंट्स कर देते थे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या पास करते हैं आप लोग? तो डेटर्स क्रेडिट हुआ 54,000, डेटर्स के क्रेडिट में लिख दो बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय डिस्काउंट अलाउड 54,000। और डिस्काउंट अलाउड का सेकेंड इफेक्ट क्या बोल रहे हो? पीएनएल डेबिट में है ना, 2 लाइन खाली रख दो। लीव फर्दर 2 लाइन्स एंड राइट टू डिस्काउंट अलाउड। और फिर उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड है 42,500। बोलो इसके लिए एंट्री क्या पास करना है? बराबर से एंट्री बोलो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, creditors account debit to discount received, creditors to discount received, it's 42,500। चलो इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में लिख दोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 42,500। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड दोनों हो गया ना। उसके बाद में है एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 वॉज पेड। तो ये 9,000 में से 4 महीना अपना प्रीपेड है ना, तो 9,000 इंटू 4/12 करो। 3,000। तो माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 9,000 इंटू 4/12। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो। सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स एट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 हो गया लिख के। और फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स को 15% डेप्रीशिएट करना है, लिख दो माइनस डेप्रीसिएशन।
हाँ माइनस डेप्रिसिएशन करो जरा 15% से कितना आता है? क्या बोल रहे हो? 22,500 लिख दो 22,500 सो 127 और ये 22,500 का सेकेंड इफेक्ट जाने दो पीएनएल के डेबिट में. गो टू पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन 22,500 हो गया. अब इसके अलावा नेक्स्ट है सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट, ऑल एडजस्टमेंट्स डन. अभी अपने को खाली कैश बैंक की पोस्टिंग का, वी हैव टू डू द पोस्टिंग ऑफ कैश बैंक. कैश बैंक में सबसे पहला आइटम है कैश सेल्स. बोलो एंट्री विल बी, लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू सेल्स. $1,10,70,000 इतना बड़ा अमाउंट. $1 ही था ना? 1,10,70,000. मैंने तो इतना बड़ा कॉलम भी नहीं बनाया. 1,10,70,000. चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज collection from datas. Entry will be 27,75,000. Cash bank account debit to debtors account $27,75,000 और डेटर्स के क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश बैंक. पेमेंट साइड में पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,24,83,000. बोलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट $1,24,83,000. Give the second effect. कैश बैंक के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स $1,24,83,000. Now sundry expenses payment, that's simple. Expenses account debit to cash bank. So पहले कैश बैंक के क्रेडिट में लिखो 9,31,050. 9,31,050 और ये पीएनएल के डेबिट में 9,31,050. 9,31,050 लिख दिया. जो माइनस करना है प्रॉपर ब्रैकेट में डाला है ना. रुक जाओ बाद में क्लोज करेंगे. फिर है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स के लिए एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. तो पहले कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय ड्राइंग्स. $3,60,000 और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दो. $3,60,000. चलो क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट दे दो. कैश बैंक 190,950. सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस का सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड 190,950. अरे आर यू ऑल फॉलोइंग और नॉट?
सिंगल एंट्री नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स ही है, हो गया कंप्लीट। ऑल एडजस्टमेंट्स, ऑल पोस्टिंग्स डन, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए ना। चलो जरा एक्सपेंसेस को पहले बाहर निकाल लो, फिर हम लोग क्लोजिंग करना शुरू करेंगे। क्या बोल रहे हो? 918750, 9,18,750। वर्किंग हम लोग लाइन से ही क्लोज करते हैं अपने, तो वी नो वेरी वेल अपने को ऑर्डर में जाना है, अकाउंट क्लोज नहीं होगा तो अपने आप बता देगा, नहीं होता है तो देख लो। सेल डेटर्स में 4 आइटम अपने को ढूंढना है, कौन सा ओपनिंग है अपने पास, क्लोजिंग भी है, कलेक्शन भी है, खाली क्या रह गया है? सेल्स बाकी रह गया है। क्रेडिट का टोटल बोलो मेरे को। 31,72,000। बताओ। 28,60,000। 28,60,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जाने दो ट्रेडिंग में। गो टू ट्रेडिंग एंड राइट 28,60,000। अब रिटर्न्स तो आना नहीं है, रिटर्न्स बैलेंसिंग नहीं होता कभी भी। बोलो 1,10,70,000 प्लस 28,60,000 कितना हो गया? 1,39,30,000। यही बाहर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न्स बैलेंसिंग नहीं होता, वो होता है तो दे देते हैं वो लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स में ओपनिंग, अरे दो में मिसिंग फिगर है। एक तो देखो ये गायब है और एक परचेजर्स भी गायब है ना, तो फिर 2 मिसिंग फिगर के साथ अकाउंट को क्लोज कर सकते क्या? वो पास बोल देगा अपने को, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और कैश बैंक तो टैलीड ही है, क्योंकि वो तो सेम टू सेम अकाउंट ही उठा के बनाया ना हम लोग ने, तो तुम मेहनत ही क्यों करते हो? इधर से ही लिख दो ना, यही तो है पूरा। 1,39,65,000, 1,39,65,000। फिर भी चेक कर रहे हो? 1,39,65,000। अरे सेम टू सेम है जो बुक में है। हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, मैंने एक बेसिक रूल समझा है। अगर क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, तो पूरा परचेजर्स क्रेडिट परचेज, पूरा परचेज। अगर कैश परचेज होगा तो उनका काम है बताना। तो पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी कैश परचेज दिया था क्या? तो है ही नहीं, ढूंढो ही मत। होता तो वो दे देते थे। कैसे कैश सेल्स दिया अपने को, वैसे कैश परचेज भी दे देते थे। सो वी डोंट हैव एनी कैश परचेज। रिटर्न्स भी नहीं है, तो हमको क्रेडिट परचेज ढूंढना है। और ग्रॉस प्रॉफिट भी गायब है। तो मेरे को तो पहले से मालूम था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में तकलीफ आने वाली है, एक से ज़्यादा मिसिंग फिगर्स होने वाले, क्योंकि अपने को जीपी परसेंटेज दिया था। तो हमने वर्किंग बना रखी है, वर्किंग यूज करते हैं। वर्किंग के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लो। 9,15,000 इज द ओपनिंग स्टॉक। वी ऑल्सो हैव क्लोजिंग स्टॉक। हियर इट इज 9,75,000 एंड वी हैव सेल्स। सेल्स का फिगर है 1,39,30,000, 1,39,30,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा मेरे को जीपी बताओ पहले। 13,93,000। 10% आ गया। चलो माइनस करो, रिवर्स जाओ, माइनस करके बताओ सीओजीएस। क्या बोल रहे हो? 1,25,37,000। अभी 1,25,37,000 उल्टा जाएंगे तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, प्लस 975 माइनस 915। बोलो। ये लो, 2 मिसिंग फिगर्स से दोनों ही मिल गए अपने को, दोनों मिसिंग फिगर्स मिल गए।
ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट 13,93,000, समझा क्या? सो पहले तो परचेजर्स 1 crore 25 lakh, 1 crore 25 lakh 97,000, यही नीचे आ जाएगा और यही आउटर कॉलम में चला जाएगा। लेकिन परचेजर्स क्रेडिट परचेजर्स है, ये क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में 1 crore 25 lakh 97,000, रुक जाओ, अभी मैं अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं ढूंढ रहा हूँ, लिख दिया। मेरे को पहले ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट करना है 13,93,000, $13,93,000 हो गया, लिखे। अब इसके बाद में क्लोज क्रेडिटर्स अकाउंट एंड गेट द क्लोजिंग बैलेंस। पहले तो क्रेडिट का टोटल बताओ। 54,500, 1 crore 33 lakh 54,500, गेट द क्लोजिंग। क्या बोल रहे हो? 8,29,000, ये लो क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिसिंग था, मिल गया। यहां से जाने दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, टेक दिस टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। 8,29,000 क्रेडिटर्स, $8,29,000। अभी ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो जाएगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो जाएगा। 1 crore 49,05,000, और यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है अपने पास। क्रेडिट साइड में कितना आ गया? टेल मी द टोटल ऑफ क्रेडिट। 14,35,500। To net profit, yes, tell me net profit। 4,40,250 net profit transfer to capital। $4,40,250 निकालो टोटल बार। 7,25,000 कितना? 55। आगे क्या? चलो कैलकुलेटर उठाओ, मारो टोटल। 16,30,000 दोनों साइड। 16,39,450, 16,39,450। So this is done। सिंगल एंट्री हमने कर लिया, वी हैव डन सिंगल एंट्री। अब इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल का प्रॉब्लम है और एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का है। चलो करेंगे। क्या हो गया? टोटल मार रहे हो अभी तक? Go to partnership accounts। एडमिशन ऑफ पार्टनर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है, बट इतना सारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को डिफिकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करके जाना है। एग्जाम में इजी आ गया तो सबका राइट जाएगा, अपना भी जाएगा, दूसरों का भी जाएगा। डिफिकल्ट जाएगा और अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत वेरिएशंस करके गए हो, तो तुमको तकलीफ नहीं होगी।
देख लो, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट करते, छोटा सा प्रॉब्लम है. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 6 lakhs एंड 4 lakhs. दैट मीन्स 10 lakhs का कैपिटल है. ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs. सीधा प्रॉफिट भी दे दिया, कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है. एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. पहले सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं और फिर उसके बाद में कैपिटलाइजेशन मेथड से. लिखो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. Valuation of goodwill. Super profit method. Super profit method and capitalization method. Super profit method and capitalization method. पहले सुपर प्रॉफिट मेथड. आर यू ऑल रेडी विद दिस? मैंने 5-6 लाइन का मिडल पार्टीशन किया, इस पर रिक्वायरमेंट एक्सटेंड करते जाएंगे. लिखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase. Goodwill is equal to super profit into number of years purchase. ये फॉर्मूला आ गया. This number of years purchase will always be given in the problem. By super profit method, if goodwill is valued at how many years purchase? और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो into 1 कर देने का. तो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमको मालूम पड़ जाता है कि अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सुपर प्रॉफिट. तो अगर सुपर प्रॉफिट मिल गया ना तो ये आंसर इधर फाइनल हो जाएगा. सो अवर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज सुपर प्रॉफिट. तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. और एफएमपी दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला ना तो एफएमपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. और ये प्रॉब्लम में तो दे ही दिया अपने को कि फर्म अर्नड है प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट अर्नड है? 3 lakhs. तो एफएमपी इज गिवन. एफएमपी इज गिवन टू बी 3 lakhs. प्रॉब्लम में कैलकुलेट ही नहीं करना है, उन्होंने दे दिया है. हाँ, हमको तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का. सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. दिया है क्या अपने को? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% दिया हुआ है. अच्छा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए है ना, तुमको याद है जब बैलेंस शीट कहीं पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉब्लम में दिया नहीं है ना, मैंने तुमको बैलेंस शीट दी थी, याद है ऐसा? बैलेंस शीट अगर दिए थे तो बैलेंस शीट में एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है और होता है कैपिटल. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? 2 मेथड से बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या फिर सीधा कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स. तो हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स वगैरह तो दिया ही नहीं है ना, और एक नोट लिखा के दिया था. तो प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन इट इज एज्यूम दैट फुल प्रॉफिट, देन क्लोजिंग कैपिटल इटसेल्फ इज एज्यूम टू बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. ऐसा नोट दिया हुआ है, चेक करो तुम लोग. सो मेरे पास कैपिटल है ना ए और बी का, कैपिटल दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 6 lakhs एंड 4 lakhs, 10 lakhs. बस यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया. इस पर कितना परसेंट निकालना है अपने को?
20% लिख दो. So average capital employed is 6 plus 4 is 10 lakhs. ये 10 कैसे मिला बाद में ढूंढते बैठोगे. ए और बी का कैपिटल दिया है ना. इंटू एनआरआर कितना 20% है. इंटू 20% हो गया. समझा क्या नॉर्मल प्रॉफिट. मैंने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तुमको 4 तरीके से बताया. तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल है तो डिवाइड बाय 2. ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है तो ओपनिंग प्लस हाफ. क्लोजिंग है तो माइनस हाफ. और अगर बैलेंस शीट है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या उससे मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, या फिर कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स. बराबर ना. जो कैपिटल है उसमें से लेस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स करना पड़ेगा. लेकिन कैपिटल प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बताया था उसमें. और साथ में एक नोट दिया था, अगर प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन देन क्लोजिंग कैपिटल इटसेल्फ इज द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. मैंने वो जो तुम पेज देखोगे ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, सब वेरिएशंस मैंने वहां पे कवर किए. चलो ऊपर जाओ. 3 lakhs माइनस 2 lakhs. सुपर प्रॉफिट 1 लाख और ऊपर चले जाओ इंटू 2. हाँ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट आ गया. चलो अभी कैपिटलाइजेशन मेथड. गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एफएमपी माइनस एनटीटी है. नो व्हाट इज दिस. कैपिटलाइज्ड एफएमपी माइनस एनटीटी. समझाता हूं. एनटीटी इज नॉर्मल नेट टेंजेबल ट्रेडिंग एसेट्स. क्या बोला मैंने. इन शॉर्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. वी एज्यूम ऑल एसेट्स आर टेंजेबल एंड ट्रेडिंग एंड माइनस लायबिलिटीज. वही तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है ना. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10 लाख. अब ये कैपिटलाइज्ड एफएमपी क्या है ना. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज्ड एफएमपी. देखो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 2 lakhs. हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% 2 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट सब लोग कमाते हैं सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री में. लेकिन हम जो कंपनी का गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है 3 lakhs. 3 lakhs. अगर एक मिनट है. 100 रुपये पे 20 रुपया ना. 100 रुपये पे 20% कितना 20 रुपया. अपना कितना था 10 लाख था. अपना एवरेज अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था बिजनेस में 10 लाख. 10 लाख पे 20% के हिसाब से कितना आया 2 lakhs. मैं अगर बोलूं मैं 3 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट दूसरों से ज्यादा है. हमारा प्रॉफिट दूसरों से ज्यादा है. सो अगर ये 3 लाख रुपए हम लोग कमाते हैं तो 20% के हिसाब से हमारा कैपिटल कितना होना चाहिए. अगर हम दूसरों के मुकाबले अगर 2 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं तो अगर मैं रिवर्स जाऊं मेरे को ये मालूम है तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा. तो मैं 3 लाख के हिसाब से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूं तो कितना. हैव यू गॉट इट. कि ये जो मैं 3 लाख रुपया कमा रहा हूं अगर 20% के हिसाब से 3 लाख कमाता तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए था 15 लाख. इसका मतलब है मेरे बिजनेस की वैल्यू 10 लाख नहीं है. अरे कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट वैल्यू ऑफ बिजनेस. एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बिजनेस. आज मेरे को बिजनेस बेचना है. मेरे बिजनेस में एसेट्स है 1000 रुपए का. लाइबिलिटीज है 800 रुपए का. कैपिटल है 200 रुपए का. तुम सब मेरे स्टूडेंट्स, मैं तुमको बोलता हूं मेरे को बिजनेस बेचने का, मैं बेच रहा हूं 1000 रुपए दे दो. तुम बोलते क्या सर 1 मिनट अकाउंट्स आपसे ही सीखा है. 1000 रुपए का तो एसेट है, पूरा बिजनेस बेच रहे हो तो इसका मतलब है हमको एसेट भी मिलेगा और लाइबिलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. परचेजिंग बिजनेस मीन्स नॉट ओनली परचेजिंग एसेट्स बट
इवन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइबिलिटीज। खाली एसेट्स ही खरीद रहे तो बिजनेस थोड़ी खरीद रहे, वो तो परचेज ऑफ एसेट हुआ। बिजनेस खरीदने का मतलब है मेरा ये एसेट, लाइबिलिटी भी मेरी, पूरा बिजनेस मेरा, आगे जाके लाइबिलिटीज भी मैं ही चुकाऊंगा। तो मेरे को 1000 रुपए का एसेट्स तो मिलेगा, लेकिन लाइबिलिटीज कितनी चुकानी है? 800 रुपए की। तो आपके बिजनेस की वैल्यू 200 रुपए है, 150 रुपए ले जाओ। हैव यू गॉट इट? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वो जो 10 लाख रुपया है वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस है, लेकिन अपना बिजनेस 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रहा है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है। ये 3 लाख के हिसाब से अगर मैं वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालू ना, मेरे को क्या है, 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए आया था। रिवर्स जाऊं अगर मैं बोलता हूं 2 लाख नहीं, अगर 3 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं तो 20% के हिसाब से कितना मेरे बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए? दैट कम्स टू 15 lakhs। दैट कम्स टू 15 lakhs। तो ये जो कैपिटलाइज्ड एफएमपी है ना, इसको कैलकुलेट कैसे करने का? एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज। वही हो गया ना बात, एफएमपी डिवाइड बाय, हाँ एफएमपी कितना है? 3 lakhs डिवाइड बाय 20% करो, 15 लाख आ जाएगा सीधा। कैपिटलाइज्ड एफएमपी is equal to FMP upon NRR percentage। अपॉन NRR परसेंटेज। FMP कितना है? 3 lakhs। अरे इसका लॉजिकल रीजन बता दिया, अभी ये मत बोलना ये परसेंटेज इंटू ऊपर परसेंट नलिफाई। मैंने रीजन बता दिया है कि 20%, 3 लाख रुपया अगर मिल रहा है 20% के हिसाब से, तो कैपिटल कितना आएगा? 15 लाख। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जिसे 15 लाख ही आ रहा है। आर यू गेटिंग 15 lakhs? तो ये मेरे बिजनेस की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मेरे बिजनेस की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा मैं मांग रहा हूं ना, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए तो मांग रहा हूं। ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए मांग रहा हूं। 5 लाख का 20%, 1 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है ना दूसरों के मुकाबले। तो ये 1 लाख के वजह से मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी बढ़ रही है? 5 lakhs। सो ये जो एक्स्ट्रा पैसा मैं मांग रहा हूं ना, दूसरों के बिजनेस 10 लाख के, मेरा बिजनेस 15 लाख का। तो दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा अमाउंट जो मांग रहा हूं वो प्रॉफिट कमा रहे इसलिए ही। और गुडविल तो प्रॉफिट पे ही बेस्ड होता है ना। तुमको कैपिटलाइज्ड एफएमपी आज मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, समझा क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एफएमपी माइनस एनटीटीए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एफएमपी, और एनटीटीए इज नथिंग बट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट टेंजेबल ट्रेडिंग एसेट्स। सो आई एज्यूम ऑल माई एसेट्स आर ट्रेडिंग। मेरे एसेट्स में सारे एसेट्स ट्रेडिंग ही है और टेंजेबल ही है, समझा क्या नहीं? सो दिस इज योर गुडविल वैल्यूएशन डन। एवरीबडी, हैव यू अंडरस्टूड दिस न्यू प्रॉब्लम, कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइज्ड एफएमपी माइनस एनटीटी है कितना? 5 लाख का गुडविल, और वहां पे सुपर प्रॉफिट से कितने का गुडविल? 2 lakhs का। तो मैंने वर्किंग ऐसे बनाया कंपेरेबल फॉर्म में, ये दोनों तुरंत एग्जामिनर को व्यू हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दिस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेरा अगला प्रॉब्लम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। रिक्वायरमेंट क्या उनकी? अच्छा 2 बार आ गया क्या? PNQR partners ratio 3:1, 31st March 24. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैश बैंक बैलेंस शीट बैलेंस अपना वो बन जाएगा वर्किंग। कैपिटल
Creditor, general reserves, cash, cash at bank, debtor, stock, bill receivable, land and building, office furniture. They agree to take R into partnership on the following terms. अब टर्म्स क्या क्या? पहला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 lakhs. हाँ, तो गुडविल, फर्म का गुडविल आ गया. आर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम लोग रेज राइट ऑफ करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट ड्यू क्रेडिट फॉर गुडविल टू बी गिवन टू पी एन क्यू फॉर देयर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ आर थ्रू आर्स करंट अकाउंट. ठीक है, वो हम दे देंगे. फिर उसके बाद में आर पे 1,40,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर. 1/5 शेयर के लिए 1,40,000 लेके आ जाएगा. स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%. स्टॉक फर्नीचर दोनों को रिड्यूस करना है. प्रोविजन 5% आरडीडी. सो ये लो, डेटर्स पे भी आ गया एक एडजस्टमेंट डेटर पे. लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है. कोई छोड़ा है क्या एसेट? उन्होंने बिल रिसीवेबल छोड़ दिया. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट. एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी इज टू बी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट. ठीक है ना? वो और भी एक करंट अकाउंट के बारे में कुछ बोला था इधर. हाँ, ये भी करंट अकाउंट के थ्रू बोला हुआ है ना. ठीक है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 13. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एज यूजुअल 10 लाइन्स. कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर. Below that, write revaluation account 8 lines. Six lines cash bank account. और यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन. ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो.
जो एडमिशन रिटायरमेंट की डेथ होती है वो डेट लिख देना चाहिए. Well lines balance sheet. Partners capital account. Partners capital account PQR. PQR. चलो करें शुरू. PQ, our partners sharing ratio 3:1. बैलेंस शीट पे डॉट्स डाल रखा है ना, पोस्टिंग कर देते हैं. कैपिटल 2,85,000, 1,55,000. $2,85,000 और 1,55,000. पहले ये आर नहीं था बिजनेस में. ऊपर लिखो है ना, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जनरल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले. 60,000 का जनरल रिजर्व्स है. पुराने पार्टनर्स को दे दो. बोलो क्या? 45 एंड 15. और फिर लाइबिलिटी साइड में चले जाओ. एंड राइट क्रेडिटर्स. बताओ क्रेडिटर्स कितना? 3,75,000 पे कोई डॉट नहीं है ना? एसेट साइड में फर्स्ट पिकअप कैश बैंक, ये दोनों को एक साथ ले लो ना. 225. कैश बैंक के बाद में है डेटा स्टॉक. $1,60,000 and 2,00,000. $1,60,000 and 2,00,000 and bill receivable outer column 30, no adjustment. फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 2,50,000.
और 10,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर पे भी डॉट है। नाउ दे एग्री टू टेक आर इनटू पार्टनरशिप। गुडविल आ गया कितना, 2 lakhs का। चलो वर्किंग में चले जाओ, यहां पे लिख दो वर्किंग नोट्स। ये नए पार्टनर क्या क्या शेयर लेके आया है? 1/5 शेयर है ना, तो इसका जरा वर्किंग बना लो ना। 1 माइनस 1/5 कितना हो गया? 4/5। और पुराने पार्टनर ये 4/5 को अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3/4 3/4 बोलो कितना हो गया? 12/, एंड दिस इज, ये 1/4 है ना, ये 1/20, 4/20, 4/20, 1 नहीं लिख दो। 12/20, 4/20, उसको भी 20 बनाओ ना। ये 1/5 था ना, तो ये भी हो गया 4/20। ठीक है, वो रहने दो बस। ठीक है, कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेट करेगा। लिखो यहां पे नंबर 1, गुडविल PQR, $2 lakhs. Old ratio was 3:1, and new ratio is 12:4:4. चलो पहले 2 lakhs का डिस्ट्रीब्यूशन करो, बोलो। 1 lakh 150, और ये हो गया पहला ओल्ड। अब न्यू 120 40 40। सो बोलो पहले वाला पी को तो 30,000 कम मिल रहा है, कम मिल रहा है ना, और यहां पे इसको कितना, इसको 10,000 कम मिल रहा है। तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और इसको 40,000 का वही गेन हो रहा है। क्या बोलते हैं, गेनिंग टू। लेकिन वो जो गेन जो कर रहा है वो आर है ना, वो ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे आर्स करंट अकाउंट डेबिट, बाकी दोनों को तो कैपिटल ही देंगे, ये खाली अपना करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर रहा है। सो लिखो आर्स, ये नया पार्टनर है ना, आर्स करंट अकाउंट डेबिट to P's capital to Q's capital। कितना आर्स करंट? उन्होंने बोला था एडजस्टेड थ्रू करंट, तो कर दिया ना करंट से। वो जो गेन हो रहा है ना, उसको वो गेन करंट अकाउंट से एडजस्ट करेगा। $30,000 एंड 10,000। चलो पहले इनके क्रेडिट में चले जाओ। गो टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट बाय आर्स करंट अकाउंट। कितना पी में, और लेकिन आर का करंट अकाउंट हमने बनाया नहीं ना,
करंट अकाउंट डेबिट एक बार रहने दो ना, बाद में फाइनल सेटलमेंट में भी देखते हैं, बाद में डेबिट ही रहेगा तो एसेट में लिख देंगे। सो मैंने उसको क्रॉस नहीं किया अभी, बेकार में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना के कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट में लिख देंगे सीधा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये लो, ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, आर पे 1,40,000 एज इज कैपिटल, बनाओ एंट्री 1,04,000 लिख दो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, कितना 1,40,000 और कैपिटल के क्रेडिट में चले जाओ बाय कैश बैंक इन द कॉलम ऑफ आर 1,40,000 इन द कॉलम ऑफ आर, आ गया 1,40,000। फिर उसके बाद स्टॉक फर्नीचर को रिड्यूस करना है, स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है कितने परसेंट से, दोनों के लिए 10% बोला है। $20,000 इज दिस 180। फर्नीचर में भी लिखोगे माइनस, रीवैल्यूड ही लिखो 1,000 रुपया। ऊपर कितना था 20 और 1,000 लिख दो टू स्टॉक $20,000 टू फर्नीचर 1,000 हो गया। और क्या बोला है, आरडीडी पहले था क्या आरडीडी, तो अभी क्रिएट करेंगे 5%। कितना हो गया 8,000, इट्स 152। आरडीडी को पीएनएल के डेबिट में ले आओ, आरडीडी 8,000, ये भी हो गया लिख के। फिर लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करना है 20%। कितना 50,000 क्या, रिवैल्यूएशन में कौन से बाजू, क्रेडिट साइड। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। अब बस कैपिटल एडजस्टमेंट ही बचा है ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो तो बाद में करते, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेते। विल क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो न्यू पार्टनर को बेस लेके करना, नया पार्टनर 140 के लिए कितना 1/5 के लिए लाया ना, अगर 1/5 के लिए 40 लाया तो 40 × 5 करो ना, कितना होता है, कितना होता है 7 lakhs। न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7 lakhs को। वो कैपिटल एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, अभी रिवैल्यूएशन क्लोज करो 50,000। बताओ कितना आ गया 21। पी और क्यू पुराने पार्टनर यही थे, और पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था। बोलो कितना कितना 15,750 और 5,250। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
15,750, 5,250, अब क्लोजिंग खाली यही तो बाकी है ना। क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टमेंट ये लोग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, आ रहे ना नया पार्टनर, बोलो 1/5 के लिए कितना लाया? 1,40,000। बोलो फॉर्म्स कैपिटल 1 शेयर के लिए 7 lakhs। अब ये 7 lakhs को न्यू PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, PQR 12:4:4। तो ये दो तो 140 हो जाएंगे, फिर ये दोनों तो सेम ही होएगा ना। और ये कितना हो जाएगा? 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 हो गया। लिख के लिख दो 4,20,000, 140, 140। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो पहले 4,20,000 कितना? 140 ना, 140 and 140, that makes it 7 lakhs। सो कोई प्रॉब्लम में दम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 420 और 140, 140 क्लियरली बोला है। कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस है ना, करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। 1 मिनट, अभी ये लास्ट वाला तो पहले तो इनकमिंग पार्टनर को बेस लिया था ना, तो वो टैली हो जाएगा। जो पार्टनर को बेस लिया था वो टैली हो जाएगा। और बोलो क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है क्या? क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है। हाँ, पी का डेबिट 420 है। पहले जरा पी का डिफरेंस बता दो। 44, 250। बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट मतलब ये एसेट हो गया। टू करंट अकाउंट होता तो लायबिलिटी, और एक एसेट के लिए खड़ा हुआ है उधर, वो आर है। आर का डेबिट पड़ा है अपने पास। और ये क्यू के लिए क्या क्रेडिट जाता है क्या? क्या टोटल? 185, 250। बोलो लाइट बंद है क्या? 45। हाँ, पेड़ का कॉल आया, लाइट बंद है। नहीं बंद ही था, तो पहले से बंद ही था। उसने ज्वाइन नहीं किया था ना, मैंने चालू ही नहीं किया था। बाद में रिकॉर्डिंग देखने को बोलूँगा, क्योंकि इन बिटवीन देख के क्या मतलब है। हाँ, कितना है? 45। टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट हो गया। लिखे अभी खाली क्यू का ही लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्यूज करंट अकाउंट, हाँ क्यूज करंट अकाउंट कितना बोला? और ये बाजू जगह कम पड़ गया अपने को। एक तो आर्स करंट अकाउंट, आर्स करंट अकाउंट ये डेबिट है ना अभी 40। और कौन था? पी था क्या? पीस करंट अकाउंट कितना है?
कितना बोला 44,250। अभी क्लोज करो कैश बैंक। $3,65,000 कैश बैंक। कैश बैंक 3,65,000। दो अकाउंट के बीच में एडजस्ट कर दो किधर भी। चलो क्लोज करो, गेट द टोटल। 11,20,250। सो हम लोग ने 3 बड़े क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। वी हैव कंप्लीटेड सिंगल एंट्री, वी हैव आल्सो कंप्लीटेड एडमिशन ऑफ पार्टनर और एक सिंपल सा क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 2 बड़े प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए। सो ये सेशन को यहाँ पे स्टॉप करेंगे।